अपने हौसले से तकदीर को बदल दूं। सुन ले दुनिया, हाँ मैं औरत हूं। सर पर ताज है, पांव में छाले हैं, चेहरे पर खूबसूरत मुस्कान है, लेकिन बदन पे घाव के निशान हैं। यही इस लड़की की कहानी है। आज कई लोग इस लड़की को मिसाल मानते हैं। मणिपुर स्टेट इसे अपनी शान मानती है। चुनाव आयोग ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बना रखा है। एक तरह से देखें तो इसने दुनिया जीत ली, लेकिन अपनों से ही हार गई। यह कहानी है डायना की। मेरा जो लाइफ है बिना पापा के, मैं बहुत रोती थी, याद आती थी। मेरे बच्चे को भी ऑब्वियसली ऐसे फीलिंग होगा। जिसका जन्म 1986 में मणिपुर के इम्फाल में हुआ था। डायना के पिता ने उसकी मां को तब घर से निकाल दिया था जब डायना मां के पेट में महज 4 महीने की थी और दूसरी शादी कर ली। मां इसलिए टॉर्चर सहती रही कि पति ने छोड़ दिया, तो बेटी इसलिए कि बाप ही नहीं है। किसी तरह से यह बेटी बड़ी तो हो गई, लेकिन समाज के गंदी निगाहों से बचाने के लिए मां ने शादी कर दी। मतलब मेरा तो लाइफ खत्म हो गया है। बस बच्चे के लिए मुझे, मैं मारो पीटो जो भी करो, पर मेरे बच्चे का भविष्य तो अच्छा होना चाहिए। क्या पता था कि इतिहास खुद को दोहराता है। अब डायना 2 बेटियों की मां है, पति ने छोड़ दिया। जख्म ऐसे दिए कि कभी भर ही नहीं सकता। मैंने एक तरफ मेरी बेटी को देखा और मतलब आंसू नहीं रुक रहे थे कि मैं क्या करूं। जो मेरी लाइफ है वो मेरी बेटी को भी ऐसे होना पड़ेगा। फिर भी डायना ने खुद के दम पर इतिहास बना दिया। मैं ठान लिया ना कि मुझे ये करना है, तो भगवान भी साथ देते। डना, आज आप बहुत से लोगों के लिए रोल मॉडल हो, मणिपुर के लोग आपको फॉलो करते हैं, लेकिन हमने सुना है कि आपका स्ट्रगल तभी शुरू हो गया था जब आप अपनी माँ के गर्भ में आए थे। जी, मेरा जो मम्मी है वो जब मेरा 2 भाई है, उसके बाद जब मैं पेट में 4 महीने होने वाले थे, तो मम्मा को पापा दूसरे लड़की लेकर आ गए थे। तो मम्मी को उसका टॉर्चर सह नहीं पाया, तो मम्मी भाग के मायके में आ गए थे। मायके में आने के बाद मैं पैदा हो गई। फिर उसके बाद ऐसे तैसे मम्मी ने अकेले मुझे पाला। उसके बाद 2 भाई को भी साथ में लाया। जब मैं पैदा होने के बाद भाई पापा ने छीन रखा था उस तरह, तो पापा से मम्मी ने, मेरे पैदा होने के बाद 3 साल थी मैं जब मेरा मुंडन हुई थी, उसके बाद दोनों भाई को मम्मी ने जाके लेकर आया। तो ऐसे कहानी स्टार्ट हुई। अच्छा, फिर आप रोते क्यों थे जब आप जानते थे कि मम्मी को पापा टॉर्चर करते हैं? तो आप जब स्कूल जाते थे तो पापा के लिए क्यों रोते थे? बचपन में लाइक सब लोग क्या कहते हैं, अपने अपने पापा स्कूल में लेके आते हैं, ट्यूशन छोड़ते हैं, तो मेरा भी मन करता था कि मेरा भी पापा आए, मुझे स्कूल के लिए छोड़े। मतलब ऐसे चीज़ बचपन में ना बहुत रोना आता था। मैं कई बार रात को भी, मतलब मैं मम्मी के सामने रोऊंगी तो ऑब्वियसली मम्मी को भी बुरा लगेगा, ये भी पता था, बट फिर भी पता नहीं क्यों और सब लोग मुझे एक अलग नज़रिया से देखते थे कि इनका तो पापा नहीं है, इनके साथ दोस्ती मत करना। मतलब हमेशा मैं अलग ही रहती थी, स्कूल में भी हो या ट्यूशन में भी हो। कभी आपने जानना चाहा कि आखिर पापा कहाँ हैं या आपके पापा क्यों नहीं हैं? मम्मी से पूछा कभी आपने ये बात? मैंने कभी नहीं पूछा ऐसे पापा कहाँ है वगैरह। मामा ने मुझे कुछ भी चीज़ की कमी नहीं होने दी, पर मैंने ऐसे नानी हो गया, मेरी मम्मी की बहन हो गए, सब बताती थी कि आपके पापा ने ऐसे ऐसे किया था, कहानी का। पर मम्मी ने कभी मुझसे नहीं बताया। बड़े हुआ तो मम्मी ने थोड़ा बहुत बताया कि आपके पापा ने ऐसे ऐसे किया करके। पापा ने मम्मी को इनफैक्ट टकला भी कर दिया था, बाल पूरा निकाल के मारने की कोशिश करी थी। तब जाके मम्मा रहा नहीं पाया, तो मम्मा को घर आके रहना पड़ा। अच्छा, तो मणिपुर में कब तक आप लोग रहे? मम्मी कब तक रही मणिपुर में? कब आप लोग दिल्ली आए यहाँ पे? कैसे आना हुआ? मम्मी का एक्चुअली मेरा जो भरा वाला भाई है उसके थोड़ा कहानी को मैं बताना चाहूँगी, क्योंकि मेरा जो भाई है वो, मम्मी तो सिंगल है, पर मम्मी अपने मायके में भी आके रहने से क्या होता है, हम तो बच्चे हैं, मम्मा ऑफिस जाते हैं दिन भर, फिर दिन भर हम क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं ये मम्मा को पता नहीं रहता, पर मम्मा को ऑफिस भी जाना होता है। पर बीच में एक टाइम क्या हुआ, मम्मी का जो भाई है वो हमें थोड़ा बहुत पढ़ाई नहीं करते, ये वो करके मतलब थोड़ा हट के टॉर्चर करते थे, तो मम्मा को अच्छा नहीं लगा। तो मम्मा ने क्वार्टर लाइफ
मतलब क्वार्टर में मम्मा के नाम पे क्वार्टर लेके हम क्वार्टर में रहते थे। तो दिल्ली आने के बाद क्या लाइफ कुछ आसान हुई थी कि और मुश्किल हो गई? मैंने सुना कि आपने मछली बेचा, केरोसिन बेचा, ये सब कहाँ हुआ? ये इम्फाल में हुआ, दिल्ली में आने से पहले हुआ। अच्छा। हाँ, दिल्ली में आने से हुआ। एक टाइम था कि मम्मा को गवर्नमेंट गारंटर होने के लिए मम्मी का मम्मी नानी जो है उसकी बहन ने मम्मी को एक लोन लेना चाहते हैं कारोबार शुरू करने के लिए बोला था। तो मम्मा ने ऐसे तैसे बिना समझे गारंटर बन गया और नानी ने वापस पैसे नहीं दिया तो मम्मी का पूरा तनख्वाह कट गया। अच्छा। उस वजह से हमें घर चलाने के लिए मम्मी के साथ हमें मच्छी भी बेचना पड़ा। नानी जो है ना वो मच्छी बेचने का वो करते थे, तो उनसे मच्छी पैसे तो नहीं दिया तो मम्मा ने मच्छी लेके आते थे और हमारी मतलब आसपास के घर में मच्छी बेचते थे। और केरोसिन का वहाँ पे टेंडर करते हैं बीच में। उस टाइम में तो गैस नहीं चलते थे, केरोसिन चलते थे। तो मम्मा ने उसका टेंडर लेके थोड़ा थोड़ा घर तो चलाना ही है कुछ भी करके, तो ऐसे लाइफ में। अच्छा, मम्मी भी सिंगल पेरेंट्स रही हैं और आज अगर देखें तो आप भी सिंगल पेरेंट्स हैं, आपकी भी 2 बेटियां हैं। ये शादी कैसे हुई? इसके पीछे की क्या कहानी है? मेरा एक्चुअली मेरा एयर इंडिया जो एयरलाइंस है उसमें मेरा एयर होस्टेस के लिए सेलेक्ट हो गया था। उसके लिए मुझे मुंबई में जाके 6 महीने ट्रेनिंग के लिए जाना था। पर ये बात मम्मा को मतलब अच्छा नहीं लगा कि मम्मा से अकेले जाएगी, लड़की है और बाहर में क्या करेगा करके। तो मम्मा ने मतलब मेरा जो हस्बैंड है उसका पहले से बात मम्मा से होती थी, मतलब आती थी बात की शादी लेना चाहते, शादी घर बचाना चाहती हूँ करके। तो उसका भी मम्मी पापा नहीं है, तो मम्मा को ये लगा कि उसका भी मम्मी पापा नहीं है, हमारा भी पापा नहीं है, तो हमारा भी कोई लड़का चाहिए जो घर संभाले। तो मम्मा को ये लगा कि वो उम्र से मेरे से बहुत बड़ा है, 15 साल का फ़र्क है हम दोनों में। अच्छा, ना 15 साल का गैप है? यस। अच्छा। तो मम्मा को ये लगा कि वो आएगा तो घर संभाल लेंगे और अच्छे से घर चलेगी, क्योंकि ना बिना लड़का का घर नहीं चलता, लोगों को नज़र रहता ही है। तो मम्मा को सेफ्टी लगा कि ऐसे शादी करने से करके, और मैं मुंबई भी नहीं जाऊंगी करके, उस वजह से मम्मा ने ये शादी के लिए बोला। अच्छा, एज क्या रही होगी तब? उम्र क्या रही होगी आपकी? मेरी 24। 24 थी। तो बस इसलिए शादी कर दी गई कि दोनों के माताजी पिता नहीं है, लड़की सेफ रहेगी और सहारा मिल जाएगा, इसलिए शादी कर ली? हाँ, मैं जहाँ पे, क्योंकि मम्मा ने बहुत सारे टॉर्चर सही है, तो मुझे ये लगा कि मम्मा को इसी में खुश है, तो मम्मा को खुश देखना चाहती थी मैं। कितनी खुशी मिली शादी के बाद? जो खुशी जो हमने सोचा ना उसका उल्टा हुआ। मतलब 1-2 महीने मुश्किल से रही होगी, उसके बाद उसका रंग सामने आ गया। अच्छा, क्या हुआ था? लाइक उसका बिजनेस नहीं था, वो सब हमें नहीं बताया पहले तो कि वो मणिपुर नहीं जा सकते थे, उसका बहुत सारे कर्जे में डूबे हुए थे, उन्होंने नहीं बताया ये बात। पर जैसे शादी हुई उसके बाद पता चला धीरे धीरे कि उसका कर्जे में है तो वो मणिपुर नहीं जा सकते। तो जिन से कर्जा में है तो वो मैंने खुद बात किया। फिर मेरे तनख्वाह, मम्मा का तनख्वाह, भाई का तनख्वाह, हमारा तनख्वाह तीनों का मिला के उस टाइम में 20-25 हज़ार बनते थे। मतलब आज से 2006 की बात कर रही हूँ, तब तो मतलब 20,000-25 हज़ार जो है एक मिनिमम अमाउंट है जो बिजनेस स्टार्ट कर सकते। तो हम चप्पल का काम करते थे, चप्पल वहाँ पे बहुत रिक्वायरमेंट होती थी, यहाँ से चप्पल उठाते थे, एक पीस में 250-200 का उठाते थे और वहाँ पे 600-800 में बेचते थे। मतलब बहुत अच्छा चलता था। तो हमें ये लगा कि हमारा जो है वो महीने का जो किराया है उस पर ये दे के फिर उसमें जो प्रॉफिट आते हैं उसी से घर चल जाएगा। तो ऐसे तैसे करके बिज़नेस स्टार्ट कराया। जैसे जैसे बिज़नेस स्टार्ट किया उसका माइंड एकदम से क्या कहते हैं लालच में आ गया, है ना, कि हम और आगे कर सकते हैं, इतना ले लो, फिर मम्मा से लोन ले लो, पैसे निकालो, ये सब मतलब आदत हो गया ना, शुरू से हमने आदत डाल दिया तो उसको आदत हो गया कि जब चाहो पैसे ले सकते हैं ऐसे। मतलब पति के बिजनेस को भी आप लोगों ने शुरू करवाया? हाँ जी। अच्छा, तो स्थिति अच्छी हो जानी चाहिए थी, आप लोगों का अच्छा हो जाना चाहिए। हाँ जी, पर उसका उल्टा हुआ। पर अच्छा। वो पैसे घर में ना दे के उड़ाती रही। अच्छा। हाँ, बाहर में जाती रही, फिर घूमना फिरना, लोगों के साथ बैठना, ये सब उसका रंग। आपने कभी रोका नहीं? बहुत रोकने की कोशिश करी, फिर लड़ाई भी बहुत करी, फिर शादी हो गया था तो क्या करेगा करके। फिर एक टाइम में ये था कि मम्मी के साथ जो हुआ वो मेरे साथ भी ना हो करके मैं भी कंट्रोल कर रहे थे अपने आप को कि अपने घर को बचाए कुछ भी करके। तो मैंने जो ठीक लगा मैंने किया। इनफैक्ट वो नहीं चाहते थे मैं शादी के बाद मैं काम करूं,
तो मैंने अच्छा। काम भी छोड़ा। तब मैं राजीव गांधी फाउंडेशन में कोऑर्डिनेटर थे जवाहर अच्छा। भवन में। तो अच्छा खासा काम था, वो भी सेमी गवर्नमेंट का था, तो वो भी मुझे छोड़ना पड़ा ताकि उसको अच्छा नहीं लगता था कि मैं जॉब पे जाऊं। पर वो मुझे जॉब पे जाओ ये भी अच्छा नहीं लगता, पर पैसे लाओ घर पे, तो बिना जॉब पे जाए कैसे पैसे आएगा, तो इसी बात पे लड़ाई होती रहती थी। अच्छा, मतलब वो नहीं चाहता था कि आप बाहर जाए, तो कि आपने ही अपने पैसे से, उसी पैसे से बिजनेस शुरू करवाया। Yes, yes. फिर बाद में वो नहीं चाहता था कि आप काम नहीं करो। चाहता, पर पैसे लाओ मम्मा से, मम्मा गवर्नमेंट जॉब में है तो लोन ले लो और क्या कहते हैं उसी से घर चल जाएगा। अच्छा, तो आपको उसके बैकग्राउंड के बारे में नहीं पता था कि वो किस घर का है, क्या है? एक्चुअली सच बोलूँ तो मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थे शुरू से। अच्छा। मम्मा को पसंद था कि उम्र से बड़ा है तो अच्छे से संभाल लेगी घर को, क्योंकि मम्मा ने बहुत जो टॉर्चर मतलब जो सहा है, तो मम्मा की खुशी के लिए ही मैंने ये सब किया। तो मैंने ज़्यादा वो नहीं किया, ज़्यादा पूछताछ ये सब नहीं किया। तो जब यही मेरी गलती है, मुझे पहले जब सब करना था। कभी ऐसा जानना नहीं लगा था। कि बच्चे होने के बाद स्थिति बदल जाएगी? मैंने जब मेरी पहली बेटी हुई तो उस टाइम में ही उसका और ज़्यादा उसका रंग बदलने लगी। काश लड़का होता तो लड़की होने से क्या होगा, लड़की पैदा किया है तो लड़की तो बिना पढ़ाई करे मतलब ऐसे कुछ दर्जी वर्जी का सीख के शादी करना है, उस पर इतना खर्चा क्यों करना है, ये वो करके ठीक होने की बजाय और ज़्यादा प्रॉब्लम में होते चले गए। घर टूटने का मतलब धीरे धीरे ऐसे रास्ता खुल गया। तो मैंने तो सुना था कि आपको घर से निकाल दिया गया था। हाँ जी, जब मेरी बड़ी वाली बेटी हुई थी तो मैं घर से मम्मी के साथ लड़ाई करी थी। इनफैक्ट मम्मी को मारा सबके सामने ऑफिस के, बल्कि मम्मा हम भवन में ही रहते हैं क्वार्टर में ना, और नीचे में मम्मा का ऑफिस है, ऊपर हमारा घर होते थे क्वार्टर में। अच्छा। तो नीचे में सबके सामने मम्मा का बाल खींच के ऐसे लेकर आए। अच्छा। तो उस दिन इतना बड़ा लड़ाई हुआ, और वो तब मुझे चुनना था कि अपने हस्बैंड के साथ रहना है या मेरी मम्मी के पास रहना है। पर मेरी मन था मैं मम्मी के पास रहूं। पर मैंने एक तरफ मेरी बेटी को देखा और मतलब आंसू नहीं रुक रहे थे कि मैं क्या करूं। जो मेरी लाइफ है वो मेरी बेटी को भी ऐसे होना पड़ेगा। मुझे नहीं पता था मतलब ऐसे दिन भी आएगा। तो मैंने मम्मा को सॉरी बोला, मम्मा मुझे माफ़ कर देना, और बेटी के लिए सोच के मुझे उसके साथ जाना पड़ेगा करके उसी रात हम थोड़ा बहुत बच्चे का मतलब पैदा करके हॉस्पिटल से घर ही आए थे। तो हमें पैक करके फिर से बच्चे को लेके नॉर्थ कैंपस में मेरे फ्रेंड के घर जाना पड़ा। वहाँ जाके हमने एक नया रूम लिया, और वहाँ पे तो मम्मी नहीं है तो टॉर्चर ज़्यादा करने लगे। मैंने जो सोचा था बेटी के लिए, बेटी भी अगर बेटी लड़की होने का भी उसको मेरे से यही शिकायत रहती थी कि लड़की है ज़्यादा पैसे खर्च करके करने से क्या होगा करके हमेशा लड़ाई होती रहती। जहाँ तक कि दूध खरीदते हुए भी पैसे काउंट करती थी। वो मेरे पैसे है फिर भी वो काउंट करती थी कि आपने कितने खर्च कर दिया। तो बच्चे दूध नहीं पिएगा तो क्या पिएगा सुबह। सही बात है। तो इस बात में भी लड़ाई होती रहती थी। पर मैंने उसी दिन ठान लिया कि मैं जीऊँगी ना तो मेरी बच्चे भी जिएगी, मैं नहीं रहूँगी ना तो मेरे बच्चे कहाँ जाएगी। बिल्कुल सही बात है। ये बात को मैंने दिल पे रख के कभी और यहीं से मुड़ के जिंदगी नहीं- अलग हो गई। उसी दिन से मैं अलग हो गई। अच्छा, जिंदगी बदलनी कब शुरू हुई? कब डायना लोगों के बीच में आई? कब लोगों ने रिकॉग्नाइज करना शुरू किया? कब नेम और फेम मिलना शुरू हुआ? वो टर्निंग पॉइंट क्या था लाइफ का? 2016 का नवंबर में दर्पण मिसेस इंडिया करके गुवाहाटी में हो रहा था। उसका ऑडिशन के लिए शादीशुदा औरत के लिए था ये कंपटीशन। मिसेस का था। अच्छा। मिसेस दर्पण इंडिया करके कर रहा था। मेरा एक दीदी है संगीता तखेलमयूम करके, उन्होंने बोला आप इतने डिप्रेशन में क्यों हो, आप एक दो शो पे चले जाओ तो थोड़ा माइंड भी मेकअप हो जाएगा और आपको प्लेटफॉर्म भी मिल जाएगा। तो बोला था ना हस्बैंड ने कि आप कौन होते हैं, इतना सुंदर भी नहीं है और इतना जानता भी नहीं है, आप घर में ही बच्चे पाल के रहो। तो मुझे वो दिमाग में चलता रहा कि मैं कुछ तो करूँ जो मैं उसके सामने दिखाऊं कि मैं इतना तो मैं कर सकती हूँ। मतलब मेरे दिमाग में वही चलता रहा कि मैं कुछ तो करके दिखाऊंगी। तो फिर दीदी ने मेरे लिए फॉर्म दिया। फिर दीदी के ही बाथरूम में हमने फ़ोटो शूट किया। उसी फ़ोटो को हमने वहाँ भेजा गुवाहाटी में, जो दर्पण जो ऑर्गेनाइज कर रही है ऑडिशन के लिए। मतलब ऑडिशन बाथरूम की फोटो गई थी? यस, बाथरूम में ही, उसका बाथरूम में ही हमने फ़ोटो शूट की। उसकी बेडरूम और बाथरूम में ही मेरी फ़ोटो शूट करी, और कुछ फ़ोटो चाहिए था उसको वहाँ पे भेजने के लिए। तो वहाँ पे मतलब ऐसे जर्नी स्टार्ट हुआ मेरा, बाथरूम से ही स्टार्ट हुआ उसके। तो फ़ोटो शूट किया, उसके बाद भेजा तो उसको अच्छा लगा।
तो ये सेलेक्ट हो गया, आप ऑडिशन के लिए भेज दो बोला। तो उस टाइम पे पता नहीं था मुझे कि कितना खर्चा लगेगा, क्या है, मुझे कुछ भी नहीं पता। बस मेरे माइंड में क्या था कि मैं चली जाऊँ वहाँ पे कंपटीशन के लिए। तो मैं चली गई वहाँ पे, आने के टिकट भी नहीं था, पता है। अच्छा, फिर कैसे वहाँ गए? चला गया मैं ऑडिशन के लिए, मुंह उठा के ऐसे, पता ही नहीं था। और जिस दिन ऑडिशन खत्म हो गया और मुझे घर जाने लगी सब लोग, तो मुझे पता चला कि मुझे तो फ्लाइट का टिकट भी काटना है। हाँ। फिर मैंने घर पे भी नहीं बोल सकती, तो ऐसे तैसे मतलब एक जान पहचान का भाई, मतलब उस टाइम पे पता नहीं कहाँ से कॉल आया कि बहन आप कैसे हो। तो मैंने बोला मैं गुवाहाटी में फंसा पड़ा हूँ और मैं टिकट भी नहीं लिया। अरे आप क्या बात कर रहे हो, मैं भी गुवाहाटी में हूँ, तो कब का जाने के लिए। मैं कहा आज का शाम का मिल जाता है तो बहुत अच्छा। तो मैं उसी होटल में रुकी रही और उन्होंने टिकट भेज के व्हाट्सएप में किया, तब जाके मैं वापस आया बिना 1 रुपए के, खाना भी नहीं खाया सुबह से। ऑडिशन ख़त्म किया, सेलेक्ट हो गया और मैं खाली हाथ बिना खाना खाए वापस दिल्ली आए। उसके बाद फिर कैसे, कहाँ? फिर उसके बाद ऑडिशन सेलेक्ट हो गया, उसके बाद कंपटीशन के लिए गई। फिर कंपटीशन में तो दीदी का बहन ननाव वो करके थी, उसका वो संगीता दीदी के घर में काम करती थे, उनके तनख्वाह से मेरे लिए बचाने लगी। मतलब अच्छा। मेरे ग्रूमिंग का, देन मेरे गाउन का, ये सब दीदी लोग ने ही वो किया। देन जिम का ड्रेस भी लाना था मुझे, कुछ टास्क दिया उन्होंने, कुछ ड्रेस लाने को बोला, कुछ ड्रेस हील्स लाने को बोला। तो ये सब खरीदने पे दीदी लोग ने बहुत मदद किया। तो उन्होंने ऐसे तैसे थोड़ा थोड़ा लेके कंपटीशन के दिन आ गया और टिकट लेके मैं चली गई गुवाहाटी फिर से ऑडिशन कंपटीशन के लिए। फिर कंपटीशन में मैं मिसेस दर्पण पॉपुलर चॉइस का अवार्ड मिला। अच्छा, वहाँ अवार्ड मिला? हाँ। फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद फिर मिसेस इंडिया का वो आया, सिलेक्शन के लिए आया, होटल ली मेरिडियन में हुआ। तो उसमें भी सेलेक्ट हो गया। सिंगापुर में लास्ट ऑडिशन, लास्ट राउंड जो है ये सिंगापुर में होना था। अच्छा। तो सिंगापुर के लिए सेलेक्ट हो गए। तब भी नहीं पता था मुझे कि इतना पैसे लगेगा। फिर ऐसे तैसे अनाउंस तो हो गया कि डायना मणिपुर रिप्रेजेंट, इंडिया रिप्रेजेंट करके सिंगापुर में पार्टिसिपेट कर रही है, सब अनाउंस हो गया। पर यहाँ तो मुझे नहीं पता कि कितना खर्चा लगेगा। फिर मैं टेंशन में हो गई, क्या क्या करूँ, क्या ना जाऊँ या ना जाऊँ करके। तब मेरा बाय द ग्रेस ऑफ गॉड बोलेगा, भगवान ने भेजा हुआ 3 भाई आया। अच्छा। तो वो 3 मेरे लिए बिना सोचे बिना समझे अपना ज़मीन तक गिरवी रखा और 8 लाख ऐसे जमा करके फीस, कुछ फीस देना था, डायरेक्टर फीस एंड और कुछ देना था, वो दे के मैं सिंगापुर पहुंच गए। वो 3 जो भाई है वो संग संग मेरे लिए भगवान है अभी भी, और उस टाइम में भी 2017 में सिंगापुर। तो आप इतना वरी क्यों हो रहे, हम है ना, तो हम आपके लिए इतना तो कर सकते हैं करके वो दोनों मेरे साथ आए, कामिनी और अमोम जेनिल करके और शंभू करके 3 जो भाई हैं। 2 भाई मेरे साथ आए सिंगापुर में। ऐसे तैसे करके कंपटीशन करी। फिर मिसेस वर्ल्ड वाइड इंडिया का टाइटल मिला। फिर मिसेस वर्ल्ड वाइड मोस्ट करेजियस वुमेन ऑफ द ईयर का टाइटल मुझे मिला सिंगापुर से। फिर मैं वापस आई। उसके बाद मैं सोशल वर्क बहुत पसंद है, तो मैंने सोशल वर्क करना मुझे अच्छा लगा। तो पर मेरा एक टास्क था ना पहले कि मैंने अलग होने से पहले मेरे हस्बैंड को बोला था कि मैं एक दिन आपके सामने मैं कुछ बन के देखूंगी और मैं आज ज़मीन आसमान पे मैं रहूंगी। और मेरी दोनों जो बेटी जो आज जो हमें ठुकरा रहे हो ना, बेटी है करके पढ़ाई करने नहीं दिया ठीक से और हमें पालना नहीं चाहते हैं, तो मैं बेटी को भी मैं जब आसमान पे रखूंगी करके एक कसम खाई थी मैंने उसके सामने रो के। तो वो दिन मेरी दर्पण जाने के बाद, फिर मैं मिसेस वर्ल्ड वाइड बनने के बाद मेरी दोनों बेटी भी स्केटिंग में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड 3 बार पा चुके हैं, 2018, 19 और अभी 2021 का। अच्छा, तो ये बात पति को पता चली बाद में? यस, बाद में पता चला, पर वो टॉर्चर करती रहे। मतलब वो अभी भी क्या बोलते हैं, उससे कोई उसको खुशी नहीं है। आप अलग नहीं, अब तो अलग हो गए हो ना? अलग हो गए, पर फिर भी मैसेज में गंदे गंदे मैसेज लिख के भेजते हैं अभी भी कि आप बच्चे को बिना पढ़ाई करे ये वो आप ऐसे ले जा रहे हो, क्या मिलेगा इससे, ये वो। तो हमने तो सुना है कि आप दिल्ली पुलिस से भी एफिलिएटेड हो। यस, मैं दिल्ली पुलिस के लिए काम करती थी एज ए DPNER। हमें दिल्ली पुलिस फॉर नॉर्थ ईस्ट रिप्रेजेंटेटिव, जैसे मणिपुर का मैं हो गई,
शाम को हो गया, जैसे लैंग्वेज वगैरह प्रॉब्लम्स होती है, कोर्ट में जाना होता है, देन रात को पकड़ के लैंग्वेज प्रॉब्लम होता है ना, ट्रांसलेट करने के लिए हमें दिल्ली पुलिस की तरफ से चुना गया है। अच्छा। तो उसके लिए मैं काम करती थी। और हमने ये सुना कि आप ब्रांड एम्बेसडर भी हो चुनाव आयोग मणिपुर की। हाँ जी, मैं इलेक्शन कमीशन का ब्रांड एम्बेसडर रही। देन उसके बाद बहुत सारे कंपनीज है जो मैं उसका ब्रांड, अभी लुमिया का भी अभी रिसेंटली 21-22 का भी सिंगापुर से क्राउन और सेस भेजा मेरे लिए और ब्रदर। और हमने ये सुना कि आप एक लड़की होकर के भी दूसरी लड़की का दाह संस्कार भी करते हैं, तो ये सोशल वर्क किस तरह का है आपका? देखो, मेरे साथ जो हुआ, मेरे साथ देने के लिए कोई नहीं थे उस टाइम में। हाँ, संगीता दीदी ने मेरे साथ दिया, तो मुझे ये लगा कि जितना मेरे से हो सकता है उतना मैं करूँगी, क्योंकि मेरा लाइफ तो मतलब मैंने जितना सीखना था सीख लिया, इससे बड़ा और क्या हो सकता है सोच के मैंने सोशल वर्क पे कदम रखा। और जो मेरे पास जो प्रॉब्लम्स लेके आते हैं, मैं कोशिश करती हूँ वो मेरे हद से बाहर भी हो तो मैं कोशिश करने की कोशिश करती हूँ, और मैं 90% मदद करती हूँ। आपकी ये कहानी बहुत से लोगों के लिए एक नज़ीर होगी, जिन लोगों को ये लगता है कि वो अकेले कुछ नहीं कर सकते या वो हार जाते हैं, उन्हें ये बताने के लिए स्टोरी काफ़ी है कि अकेले भी इस दुनिया की जंग को जीता जा सकता है। अगर मन पे ठान लिया ना कि मुझे ये करना है, तो भगवान भी साथ देते हैं। एक लड़की कभी कमजोर नहीं होती, वही तो वह होती है जो इस दुनिया को जीने के लायक बनाती है। अगर वो अपने पर आ जाए तो जैसे निर्माण करती है वैसे ही विध्वंस कर सकती है। डायना की कहानी एक बात तो बताती है कि अगर आप हार नहीं मानते तो जिंदगी कहीं से भी शुरू हो सकती है। मायने ये नहीं रखता कि हालात कितने बुरे हैं या फिर लोग आपके कितने खिलाफ हैं। मायने ये रखता है कि आप कितना जुनूनी हैं और आपकी इच्छा शक्ति कितनी मजबूत है। और आखिरी में डायना कहती है कि खोल दो पंख मेरे, अभी और उड़ान बाकी है। जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। लहरों की खामोशी को समंदर की बेबसी ना समझो, जितनी गहराई अंदर है बाहर उतना ही तूफान बाकी है।